उसके बाद आज अपन एक नए टॉपिक की बात करते हैं जिसमें आपको कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एकदम बात चल रही थी अपनी। तो आज अपन कंटिन्यू करते हैं जिसमें आपका टॉपिक रहेगा क्या, पॉइसन एवं लाप्लास समीकरण। क्या पॉइसन एवं लाप्लास समीकरण, ये आज का आपका टॉपिक रहेगा। इसमें क्या करना है आपको, इसमें वही आप पॉइसन इक्वेशन और लाप्लास इक्वेशन को जानते हो, दोनों चीज को आप जानते हो, उसको क्या करना है कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट में लिखना है, पॉइसन एंड लाप्लास इक्वेशन। ठीक है, इन दोनों को क्या करना है अपन को कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना है। अब अपन जानते हैं क्या क्या जानते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि हम जानते हैं कि लाप्लास समीकरण क्या होती है। देखो तीन होते हैं, चलो बात करते हैं ऐसे भी होते हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हो, हम जानते हैं कि जो लाप्लास समीकरण होती है वो क्या होती है, आप जानते हो क्या होती है लाप्लास समीकरण। लाप्लास समीकरण होती है अपने पास del स्क्वायर फाई इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास 0। क्या होता है, ये वाली टर्म होती है। यदि मैं पॉइसन इक्वेशन की बात करूं तो वो क्या होती है अपने पास पॉइसन समीकरण। यदि मैं इसकी बात करूं अपने पास तो ये टर्म होती है अपने पास del स्क्वायर फाई इज इक्वल टू माइनस का रो अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो अपन देखो इसमें ये दोनों टर्म आप पढ़ चुके हो, तो इसमें क्या क्या चीज क्या क्या शो करती है वो देख लो एक बार। देखो फाई है वो तो क्या शो करता है, जहां पर जो फाई है वो तो क्या शो करता है अपना विभव को शो करता है यानी पोटेंशियल को। डेल है वो क्या अपना अवकलन संकारक है, ऑपरेटर है, कौन सा डेरिवेटिव ऑपरेटर, अवकलन संकारक या लाप्लासियन ऑपरेटर भी बोल सकते हो या क्या बोल सकते हैं। यदि डेल लिखो तो अवकलन, डेल स्क्वायर लिखो तो लाप्लासियन संकारक। और यदि और क्या इसमें रो, रो क्या है अपना आयतन आवेश घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आयतन आवेश घनत्व क्या है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो देखो ये चीज आप जानते हो, तो इसी चीजों के बेस पे अपन जान चुके हैं कि अपन को डेल को कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे लिखते हैं, डेल फाई को कैसे लिखते हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अपन ने जो पीछे तीन डेरिवेशन किए वो उसी बेस के थे। तो आज अपन बात करते हैं कि इसकी इनको किन तरीके से लिखेंगे। तो ये चीज समझते थे, देखो पॉइसन और लाप्लास समीकरण में क्या हो गया, लाप्लास समीकरण तो वही जिसमें लाप्लास समीकरण कहां पे यूज की जाती है, जहां पर चार्ज नहीं होता, चार्ज नहीं होता है, चार्ज क्या होता है वहां पे जीरो होता है। तो del स्क्वायर फाई इक्वल टू क्या होता है अपने पास जीरो। यदि पॉइसन समीकरण की बात करें तो ये क्या होता है अपने पास del स्क्वायर फाई इक्वल टू माइनस का रो अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और जहां पर जो मैंने चीज देखी है कि फाई क्या है पोटेंशियल है, ये अवकलन संकारक है। यदि del स्क्वायर को आप बोलते हो तो वो क्या है अपना लाप्लासियन ऑपरेटर है, और जो रो है वो क्या है अपना आयतन आवेश घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। तो ये तीन चीज चार चीज थी इंपॉर्टेंट। तो इसके बाद अपन को करना क्या है, इसमें अपन को वही कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये del स्क्वायर फाई निकालना है और del स्क्वायर फाई की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो ये समझने के लिए अपन को कुछ लिखना होगा। तो पहले तो आप ये लिख दीजिए, फिर आगे लिखते हैं। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये निर्वात की क्या है विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो ये चीज आप लिख लीजिए, फिर अपन स्टार्टिंग से करते हैं इसका डायरेक्शन। ठीक है, लिख लीजिए इसे, जल्दी लिख लीजिए, छोटा सा है। लिख लिया, चले आज शुरू चलते हैं। तो देखो अपन स्टार्टिंग करते हैं। तो देखो ये जो चीज जानते हो वो तो मैंने पहले लिखी। अब अपन क्या जानते हैं, अब अपन ये जानते हैं कि अदिश प्रवणता की परिभाषा से, यानी जो अपनी अदिश प्रवणता है वो क्या होती है, अदिश प्रवणता की परिभाषा से। अदिश प्रवणता यानी अदिश प्रवणता क्या निकाला, अदिश प्रवणता का मीनिंग है वही ग्रेडियंट फाई या डेल फाई। तो डेल फाई को आप किस तरीके से लिखते हो, तो ये आप मैं पहले बता चुका हूं आपको, वो कैसे लिखते हो आप E1 अपॉन में H1 डेल फाई अपॉन में डेल U1, E2 के अपॉन में H2 और डेल फाई अपॉन में डेल U2 प्लस E3 के अपॉन में H3 और डेल फाई अपॉन में डेल U3। ये क्या हो गई अपनी अवकलन समान, यानी ये क्या है
अब मैं यदि कोई फील्ड मान लेता हूँ, माना सदिश क्षेत्र क्या है मेरे पास, माना कि सदिश क्षेत्र ए वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर है जो किस किस से मिलकर बना हुआ है, a1 e1 कैप, a2 e2 कैप प्लस a3 e3 कैप, ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब अपन को क्या करना है, अब अपन को करना है कि हम जानते हैं कि जो अदिश प्रवणता होती है, क्या होती है अपनी अदिश प्रवणता, अदिश प्रवणता एक सदिश राशि होती है, कैसी होती है, सदिश राशि। बताया था मैंने कि जो ग्रेडियंट फाई होता है वो कैसा है, वेक्टर ही तो है, क्योंकि इसका रिजल्ट क्या मिलता है आपको, वेक्टर तो मिलता है। तो अपन कह सकते हैं कि अदिश प्रवणता क्या है, एक सदिश राशि होती है, अतः तो इसको मैं मान सकता हूं, माना कि a इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, इसको डेल फाई लिख सकता हूं, बताओ लिख सकता हूं क्या, a इक्वल टू बताओ डेल फाई लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं, क्यों नहीं लिख सकता, अपने पास ये क्या a इक्वल टू डेल फाई, और डेल फाई की वैल्यू क्या अपने पास ये है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो a वेक्टर आएगा वो भी क्या आएगा अपना इसी फॉर्म में आएगा, यानी e1 के अपॉन में h1 डेल फाई अपॉन में डेल u1, e2 के अपॉन में h2 डेल फाई अपॉन में डेल u2 और e3 के अपॉन में h3 और डेल फाई अपॉन में डेल u3, ठीक है, इसको मैं नंबर दे देता हूं समीकरण 3। अब देखो ये भी a वेक्टर है, समीकरण 2 भी क्या है अपना a वेक्टर है, यहां से आप इसकी a1 a2 a3 की वैल्यू निकाल सकते हो। तो समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से तुलना करने पर, तो देखो तुलना करने पर इसमें क्या निकलेगी, अपन की कुछ वैल्यू निकलेगी, तो कौन कौन सी वैल्यू निकलेगी वो देखनी है अपन को। तो जो वैल्यू निकलेगी वो कौन कौन सी निकलेगी, एक तो निकलेगा अपना a1, तो देखो जो a1 आएगा वो क्या आएगा अपने पास, a1 को मैं कंपेयर करूं इसके साथ में, ये क्या वैल्यू देगा, देखो e1 के बटेगा बाकी सब कुछ आएगा, यानी 1/h डेल फाई अपॉन में डेल u1। ऐसे ही अपना a2 आएगा वो क्या आएगा 1/h2 डेल फाई अपॉन में डेल u2। ऐसे ही अपना a3 आएगा वो क्या आएगा 1/h3 डेल फाई अपॉन में डेल u3। देखो ये क्या आ जाएगी प्लस तीनों वैल्यू आ जाएगी, इसको मैं नंबर दे देता हूं 4। देखो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यदि यहाँ तक डाउट होता है तो आगे समझ में नहीं आएगा। एक बार देख लो क्या लिया अपन ने, कोई भी ग्रेडियंट फाई लिखा तो ये आप जानते हो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्रेडियंट फाई कैसे लिखते हैं। फिर क्या लिखा मैंने, कोई भी फील्ड माना है तो ये फील्ड के घटक के रूप में लिख लिया क्या a1 a ये लिख दिया। अब मैं जानता हूं कि जो अदिश प्रवणता यानी ग्रेडियंट ऑफ फाई होता है वो कैसा होता है अपने पास, स्केलर होता है, सॉरी वेक्टर होता है। तो अदिश प्रवणता क्या होती है अपने पास, एक सदिश राशि, तो इसको मैंने वेक्टर के फॉर्म में मान लिया ये वाली टर्म। अब मैं लिख सकता हूं कि जो a वेक्टर है यहाँ डेल फाई इसके बराबर होगा, ये मैं लिख सकता हूं। अब यहाँ पे देखो ये वाली टर्म तो हो गई। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन लिखते हैं किसका डाइवर्जेंस ए। तो डाइवर्जेंस ए क्या होता है चलो वो देखते हैं। यदि मैं बात करूं किसकी डाइवर्जेंस ए की, तो डाइवर्जेंस ए क्या होगा ये चीज आपको देखनी है। तो ये शायद डाइवर्जेंस मैं बात करता हूं किसकी डाइवर्जेंस ए की। अपन जानते हैं कि अभी इसकी जो पीछे वाली क्लास थी उसमें क्या निकाला था मैंने, डाइवर्जेंस का डेरिवेटिव निकाला था। तो हम जानते हैं कि जो डाइवर्जेंस ए होता है क्या होता है डाइवर्जेंस ए। तो डाइवर्जेंस ए को अपन ने किस फॉर्म में निकाला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वही फार्मूला 1/h1 h2 और h3 बाहर आ गया था अपने पास। फिर क्या आया था अपने पास डेल अपॉन का डेल u1 आया था, यहाँ पे a1 था और h2 और h3 था, प्लस डेल अपॉन में डेल u2 था, ये क्या था अपना a2 और h1 और h3 था, प्लस डेल अपॉन डेल क्या था u3 था और ये a3 और h1 और h2 था। ठीक है, ये वाली टर्म थी अपने पास, ये तीनों टर्म थी अपने पास। जो अपन ने क्या निकाला था डाइवर्जेंस ए था, तो डाइवर्जेंस ए तो था अपने पास। देखो डाइवर्जेंस ए ये लिखा था मैंने, बताओ ये लिखा था। अब मैं क्या करूं यहाँ पे, यदि मैं जानता हूं कि जो डाइवर्जेंस ए है ये तो अपनी क्या कौन सी टर्म है ये वाली टर्म। अब अपन जानते हैं कि डाइवर्जेंस ए को मैं किस प्रकार लिख सकता हूं, डाइवर्जेंस ए को मैं लिख सकता हूं किस प्रकार डेल डॉट ए की फॉर्म में। सही है, गलत है नहीं। अब अपन ने क्या माना, देखो यहाँ पे अपन ने क्या माना है कि कोई भी अदिश प्रवणता ए है वो कितना है डेल फाई है। अब अपन ने माना चूंकि समीकरण देखो 3 से, समीकरण 3 से अपन ने क्या माना है या 2 से क्या माना है कि जो अपना ए वेक्टर है वो क्या है अपना डेल फाई है। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ डाइवर्जेंस ए वेक्टर इज इक्वल टू डेल, साथ में क्या जाएगा अपना डेल फाई। तो ये क्या हो जाएगा अपना जो डाइवर्जेंस ए वेक्टर बन जाएगा वो क्या हो जाएगा डेल डॉट फाई। तो
तो देखो ये वाली टर्म तो आ गई। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो अपने पास डेल स्क्वायर फाई है वो किसके इक्वल है, डाइवर्जेंस ए के इक्वल है। अब मैंने क्या कर दिया, देखो अपना जो डाइवर्जेंस ए था उसके इक्वल ही क्या आ जाएगा, अपना डेल स्क्वायर फाई आ जाएगा। तो इसको तो एक बार आप लिख सकते हो, फिर अपन इसके आगे लिखते हैं। तो इसको आप एक बार जल्दी से लिख दीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बताओ आगे बढ़े, यही लिखते हैं जैसे आपको वैसे टर्म आन आएगी। चलो एक बार देख ही लो, जैसे भी है आएगी तो लिखेंगे, नहीं तो फिर दो टर्म तोड़ के लिखेंगे। देखो ये क्या है ना, डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू डाइवर्जेंस ए। तो ये मैंने लिख दिया डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू क्या लिख दिया आपका, डाइवर्जेंस ए। अब मैं क्या करता हूँ, ये डेल स्क्वायर फाई तो क्या रहेगा अपना, ऐसे का ऐसे रहेगा। अब डाइवर्जेंस ए की मैं क्या करता हूँ, वैल्यू रखता हूँ। डाइवर्जेंस ए अपने पास ये है तो 1/h1 h2 और h3 ये आ जाएगा। फिर क्या आएगा आपके पास, डेल अपॉन में डेल u1 आएगा। फिर क्या आएगा आपके पास, a1 आएगा, h2 और h3 आएगा, प्लस डेल अपॉन डेल u2 आएगा। यही टर्म आएगी जो ऊपर लिखी है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, a2 हो जाएगा, h1 और h3 हो जाएगा, प्लस डेल अपॉन डेल u3 हो जाएगा, a3 हो जाएगा और h1 और h2 हो जाएगा। तो ये अपना क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस हो जाएगा। अब अपन जानते हैं कि देखो यहाँ पे वैल्यू देखो, यहाँ पे समीकरण क्या है, मैंने a1 निकाला था, a2 और a3 निकाला था। तो इसको मैं नंबर दे देता हूँ, कितना अपन ने 4 लिया, तो इसको दे देता हूँ मैं 5। यदि समीकरण 4 से a1 a2 और a3 की वैल्यू कहाँ रखूँ, समीकरण 5 में। तो समीकरण 4 से a1 a2 और a3 के मान रखने पर, क्या रखने पर, मान रखने पर, तो वैल्यू रखते हैं तो वो क्या आ जाएगा, देखो डेल स्क्वायर फाई तो ऐसे का ऐसे आएगा अपना, डेल स्क्वायर फाई ऐसे का ऐसे आएगा। अब ये क्या आएगा अपने पास, 1/h1 h2 और h3 आ जाएगा, ठीक है। डेल अपॉन डेल u1 ऐसे का ऐसे आएगा, तो डेल अपॉन डेल u1 ऐसे का ऐसे आएगा। अब क्या करें, यहाँ पे a1 की वैल्यू रखनी है। तो देखो a1 की वैल्यू क्या है अपने पास, 1/h1 डेल फाई अपॉन डेल u1। तो a1 की जो वैल्यू रखनी है h2 h3 ऐसे का ऐसे रहेगा। तो मैंने a1 की क्या रखनी, वैल्यू रखनी, तो 1/h1 डेल फाई अपॉन में डेल u1, ठीक है। ये टर्म तो ऐसे कैसे आ गए, h2 h3 का आएगा, इसके साथ ही आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर क्या करेंगे वापस प्लस, देखो मैं रंगीन इसलिए लिख रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो। डेल अपॉन डेल क्या आएगा, डेल अपॉन डेल क्या आएगा, u2 आएगा। ऐसे ही आपके पास a2 की वैल्यू क्या आएगी, 1/h2 डेल फाई अपॉन डेल u2 आएगी, ठीक है। ये आएगा आपके पास डेल फाई अपॉन डेल u2, और साथ में क्या आएगा, h1 और h3 क्या आएगा। फिर आएगा आपके पास डेल अपॉन डेल u3, और a3 की वैल्यू कितनी है, 1/h3, तो 1/h3 डेल फाई अपॉन डेल u3, तो डेल फाई अपॉन डेल u3, और साथ में क्या आएगा, h1 और h2। देखो इस टाइप से आ जाएगा। कोई डाउट आपको, कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए, कोई इसमें थोड़ा सा डाउट आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, 1/h1 h2 h3 डेल अपॉन में डेल u1 1/h1 डेल फाई डेल u। क्या किया इसमें, जो ये वाली केस थी, a1 का मान यहाँ रख दिया, a2 का मान यहाँ रख दिया और a3 का मान यहाँ पे रख दिया। एक बार इतना लिखिए, फिर हम इसकी पूरी इक्वेशन को लिखते हैं। इतना लिख लीजिए एक बार।
जल्दी से देखो, जो आपकी यूनिट फर्स्ट है वही थोड़ी लेंथी यूनिट है, बाकी तो आपकी नॉर्मल है, क्योंकि इसमें क्या 3 या 4 चैप्टर है तो वो थोड़ी लेंथी है और इसका क्वेश्चन भी ज़्यादा है। और इसमें कुछ नहीं लिखिए, वो एग्जाम में पूछेगा तो डायरेक्ट पूछेगा कि कोई जगह लाप्लास समीकरण को वक्र निर्देश संख्या में लिखिए, तो जो भी कोई पूछ लेता है एग्जाम में तो डायरेक्ट पूछेगा। देखिए चले आज चलो, तो क्या करना, देखो ये अपना क्या आ गया, डेल स्क्वायर फाई आ गया। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे देखो डेल स्क्वायर फाई तो आ गया, अब इसको मैं थोड़ी व्यवस्थित लिख देता हूँ। डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू 1 अपॉन h1 h2 और h3, तो ऐसे कैसे रहेगा मेरे पास, ये क्या रहेगा डेल अपॉन डेल u1, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि h2 h3, देखो ये किस पर डिपेंडेंट है, ओनली u1 पर डिपेंडेंट है, तो h2 h3 पर डिपेंडेंट नहीं है, यानी h2 को h3 को मैं कहाँ ला सकता हूँ, इसके साथ ला सकता हूँ, यानी ये जो h2 h3 इनको इसके साथ लिख सकता हूँ, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा h2 h3 अपॉन में h1, और ये क्या रहेगा अपने पास डेल फाई अपॉन में डेल u1, ठीक है, प्लस जो सेकंड वाले टर्म में हो गया आपके पास डेल अपॉन में डेल u2, इसमें देखो h1 h3 को बाहर ले सकता हूँ, तो डिपेंडेंट कैसे है u2 पे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि h2 सॉरी h1 h3 अपॉन में h2 और डेल फाई अपॉन में डेल u2, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल u3, तो ये हो जाएगा अपने पास, देखो क्या क्या हो जाएगा अपने पास h1 h2 अपॉन में h3 डेल फाई अपॉन में डेल u3, ठीक है, ये वाली जानूंगी। अब क्या करेंगे, देखो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, देखो फाई तीनों टर्म में आ रहा है, तो क्या मैं फाई को बाहर ले सकता हूँ, अब देखो यहाँ पे क्या होगा अपने पास, इसी को अपन क्या करें, पॉइसन और लाप्लास में कन्वर्ट करनी हो, तो पॉइसन लाप्लास में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, पॉइसन और लाप्लास में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, इसमें क्या करना है, जब डेल स्क्वायर फाई यानी समीकरण कौन किससे जानते हो आप, लाप्लास समीकरण से या पॉइसन समीकरण से, तो लाप्लास समीकरण क्या होती है, लाप्लास समीकरण वही होती है अपनी डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू क्या होता है अपने पास 0, तो डेल स्क्वायर फाई 0 होता है, अपन जानते हो कि डेल स्क्वायर फाई क्या होता है आपका 0, तो इसको लाप्लास समीकरण को लिखना है, तो क्या करोगे आप 1 अपॉन h1 h2 h3 डेल अपॉन में डेल u1 h2 h3 अपॉन में h1 डेल फाई अपॉन में डेल u1 प्लस डेल अपॉन डेल u2 h1 h3 अपॉन में h2 डेल फाई अपॉन में डेल u2 प्लस डेल अपॉन में डेल u3 h1 h2 h3 डेल फाई अपॉन में डेल u3, ठीक है, तो डेल स्क्वायर फाई की वैल्यू रखी है, इधर क्या आ जाएगा 0, तो जो ये वाली इक्वेशन व्यक्त करेगी वो तो क्या व्यक्त करेगी कि यह समीकरण क्या व्यक्त करती है, लाप्लास समीकरण को व्यक्त करती है, किसमें वक्र में, यह समीकरण लाप्लास वक्र देखिए निर्देश तंत्र में, लाप्लास वक्र देखिए निर्देश तंत्र में, यह समीकरण लाप्लास वक्र देखिए निर्देश तंत्र में लाप्लास समीकरण को व्यक्त करती है, किसको व्यक्त करती है, लाप्लास समीकरण को व्यक्त करती है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, अब यदि अपन को क्या लिखनी है, पॉइसन इक्वेशन लिखनी है, पॉइसन इक्वेशन
फाई इक्वल टू क्या था माइनस का रो अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। उसमें क्या आएगा ये टर्म आएगी इक्वल टू 0 और फिर क्या आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस रो एप्सिलॉन नॉट। यानी यदि मैं क्या जानता हूं कि पोइसन समीकरण से मैं जानता हूं कि पोइसन समीकरण से डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू क्या होता है अपने पास माइनस रो का अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा अपने पास 1 अपॉन h1 h2 h3 डेल अपॉन में डेल u1 h2 h3 अपॉन में h1 डेल फाई अपॉन में डेल u1 प्लस डेल अपॉन में डेल u2 h1 h3 अपॉन में h2 डेल फाई अपॉन में डेल u2 प्लस डेल अपॉन में डेल u3 h1 h2 और h3 इज इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो व्यक्त करेगी ये जो इक्वेशन व्यक्त करेगी किसको व्यक्त करेगी ये व्यक्त करेगी अपनी पोइसन समीकरण को किसमें वक्र-लंब निर्देश तंत्र में। यह समीकरण किसको व्यक्त करेगी यह समीकरण पोइसन यह समीकरण वक्र-लंब या लंबित वक्र निर्देश तंत्र में निर्देश तंत्र में पोइसन समीकरण को व्यक्त करती है। किसको व्यक्त करती है पोइसन समीकरण को व्यक्त करती है। ठीक है अब अपन को क्या निकालना है। अब देखो पोइसन पूछिए लाप्लास पूछिए ठीक है। अब यदि मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे ओनली अपन को डेल स्क्वायर लिखना है कि वक्र-लंबित इक्वेशन में कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो डेल स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा। तो उसके लिए मैं बात करता हूँ तो देखो डेल स्क्वायर लिखना है। तो डेल स्क्वायर के लिए मैं क्या इस फाई को बाहर निकाल सकता हूँ क्या निकाल सकता हूँ क्यों नहीं निकाल सकता। यदि डेल स्क्वायर फाई है अपने कोई सी भी इक्वेशन मान लो चाहे कोई सी भी मान लो चाहे पोइसन मान लो लाप्लास मान लो डेल स्क्वायर फाई को मैं कैसे लिख सकता हूँ इस तरीके से लिख सकता हूँ 1 अपॉन h1 h2 और h3। ठीक है ये ब्रैकेट आ गया तो ये रहेगा डेल अपॉन डेल u1। अब आप एक चीज ध्यान रखना कि आप इस पूरे ब्रैकेट को बाहर मत निकाल देना किससे डेल अपॉन डेल u1 से। क्यों क्योंकि ये क्या करेगा पहले u1 के रेस्पेक्ट में अवकलन करेगा। तो u1 के रेस्पेक्ट में अवकलन करेगा तो इसमें से भी जो कोई h वाला मीटर है उसका अवकलन होगा उसके बाद वो क्या निकलेगा बाहर निकलेगा। तो पहले से आप बाहर मत निकाल देना कि ऐसे नहीं कि इसको सीधा स्क्वायर कर दो डेल स्क्वायर फाई को डेल u1 और इसको बाहर ले लो नहीं नॉट पॉसिबल। तो ये हो जाएगा आपके पास डेल अपॉन डेल u1 ये हो जाएगा h2 h3 अपॉन में h1। ठीक है और ये क्या रह जाएगा डेल अपॉन में डेल u1 फाई को मैं बाहर ले रहा हूँ क्योंकि क्या है जीरो टर्म है प्लस डेल अपॉन में डेल u2 साथ में आ जाएगा h1 h3 अपॉन में h2 और साथ में डेल अपॉन में डेल u2 प्लस डेल अपॉन में डेल u3 साथ में आ जाएगा h1 h2 अपॉन में h3 और साथ में आ जाएगा डेल अपॉन में डेल u3। ठीक है इस टाइप से करके मैंने क्या किया यहाँ से फाई को बाहर निकाला। अब जब फाई यहाँ से बाहर निकल गया तो आप इसको डेल स्क्वायर की टर्म में लिख सकते हो। तो डेल स्क्वायर क्या आएगा फाई से फाई दोनों में हट जाएगा। तो जो अपना जो डेल स्क्वायर आएगा यानी लाप्लासियन संकारक आएगा वो क्या आएगा 1 अपॉन h1 h2 h3 डेल अपॉन डेल u1 h2 h3 अपॉन में h1 डेल अपॉन में डेल u1 प्लस ये क्या आएगा आपके पास डेल अपॉन में डेल u2 h1 h3 और h2 डेल अपॉन में डेल u2 प्लस डेल अपॉन में u3 h1 h2 और h3 और ये क्या आएगा आपका डेल u3। तो ये क्या व्यक्त करेगा अपना ये जो व्यक्त करेगा वो किसको व्यक्त करेगा लाप्लासियन संकारक को किसमें व्यक्त करेगा वक्र-लंबित निर्देश तंत्र में। यानी मैं लिख सकता हूँ कि जो ये वाली टर्म है ये वाली ये किसको व्यक्त करती यह समीकरण लाप्लासियन संकारक को व्यक्त करता है। यह समीकरण लाप्लासियन संकारक को
आप नीचे ये लाइन लिख देना। तो इसमें लिखना क्या है आपको कि यह समीकरण है वो वक्र लांबिक या लांबिक वक्र रेखीय निर्देशांक में किसको व्यक्त करता है, लाप्लासियन समीकरण को व्यक्त करता है। तो देखो ये चीज जो मैंने निकाली है आपको क्या करनी है, याद रखनी है। तो आपको याद क्या क्या रखना है, देखो कर्व लीनियर में जो जो याद रखना है वो मैं आपको बोल देता हूँ। एक तो डेल पर फाई याद रखना है, एक डायवर्जेंस वेक्टर याद रखना है, एक कर्ल ए वेक्टर याद रखना है, एक डेल स्क्वायर की वैल्यू याद रखनी है, एक डेल स्क्वायर फाई याद रखना है। ये पांचों चीज आपको रट लेनी है। रट लेने क्या मतलब है कि कैसे भी करके आपको याद रखनी है किसमें, कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, किसमें कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, तो कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम ये पांचों चीजें हैं, ये आपको चाहे कुछ भी करना पड़े पर आपको याद हो जानी चाहिए नेक्स्ट क्लास तक। यदि ये याद होगी तो आप इसको मैथमेटिक्स को और आसानी से ज्यादा इजी वे में आप समझ पाओगे। तो मैंने सब कुछ टर्म को एक एक एक्सप्लेन करके दिखाया है, एक भी स्टेप नहीं खाली है जो क्लास में पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इतनी लॉन्ग डायरेक्शन हो सकते क्लास में, एक क्लास में तो खत्म होती नहीं है, 45-50 मिनट की क्लास होती है। तो इसमें मैंने क्या किया, टॉपिक टू टॉपिक वीडियो बनाया जिसमें आपका एक टॉपिक कंप्लीट एक वीडियो में कवर हुआ है। तो उसके बेस पे आप जो भी मैंने क्लास में पॉसिबल नहीं होता वो भी मैंने यहाँ पे पॉसिबल कर दिया है, जो लेंथी डायरेक्शन होते हैं सभी को एक्सप्लेन कर दिए है। ठीक है, तो और एक एक टर्म को आपको एक्सप्लेन किया है, एक एक का फिजिकल मीनिंग एक्सप्लेन किया है, तो आप इसको लिखिए। तो आज की क्लास में आपके लिए इतना ही होगा। नेक्स्ट क्लास नए टॉपिक के साथ या कुछ क्वेश्चन के साथ आएंगे अपन, तो इसको लिख लीजिएगा। ये जो ऊपर का नहीं दिख रहा हो तो एक बार देख लो कि डेल स्क्वायर फाई 1/h1h2h3 लिखा हुआ, ठीक है। ठीक है, लिख दिया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर अपन मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में, जिसमें या तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहेंगे वो करेंगे अपन, या फिर कुछ टॉपिक होगा तो टॉपिक करेंगे, जैसा भी आपने नेक्स्ट प्रोसेस में आ रहा होगा वो करेंगे। तो आपको विश्वास रखना है कि सिलेबस का एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी नए स्टूडेंट इंटरेस्टेड है ज्वाइन करने को, तो उनको बताइए एक बार क्लास के बारे में, चाहे किसी भी कॉलेज के हो, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के होने चाहिए बस, तो उनको बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टूडेंट को ज्वाइन कराइए, क्योंकि घर बैठे ऑनलाइन कंप्लीट सिलेबस कोई आपको नहीं देगा, केवल इसी क्लास पे दिया जा रहा है। बाकी हो सकता है कोई और भी होगा किसी को ऑनलाइन पर, मुझे अभी तक ध्यान में है नहीं। बाकी यूट्यूब पर है आपको, तो यूट्यूब पर कंप्लीट सिलेबस कोई नहीं मिलेगा, सिलेबस टू सिलेबस नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे जो भी वीडियो है आपके पास कैसे है, कंप्लीट सिलेबस टू सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट बने हुए, ठीक है। तो आप सभी को धन्यवाद, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।